नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। और चलिए अब खबरों पर बात करते हैं। बात की शुरुआत करते हैं ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से 5 वादियों में से एक वादी राखी सिंह कल अपना केस वापस लेंगी। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि बाकी 4 वादी अपने रुख पर कायम है और वो केस चलाएंगी। फिलहाल हिंदू पक्ष के वकील और अन्य पदाधिकारी बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। 4 वादियों में सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक हैं। राखी सिंह के केस वापस लेने के निर्णय के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं। और आपको बताएं कि दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक ने 18 अगस्त 2021 को संयुक्त रूप से सिविल जज की अदालत में याचिका दायर की थी और मांग की थी कि काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी परिसर में स्थित गौरी और विग्रहों को 1991 की स्थिति की तरह नियमित दर्शन पूजन के लिए सौंपा जाए। आदि विश्वेश्वर परिवार के विग्रहों की यथास्थिति रखी जाए। ये मांग है इन 5 याचियों की। ये 5 वादी यही मांग लेकर कोर्ट के पास गए हैं। 5 महिला वादी हैं। देखिए, नाम हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। मंजू व्यास याचिका करता है, अपने याचिका पर कायम है। लक्ष्मी देवी याचिका करता है, अपने वाद पर कायम है। रेखा पाठक भी याचिका करता है, वो भी अपने वाद पर कायम है। आइए आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं। नीतीश पांडे जो इस सारी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नीतीश, जब पिछली बार हम बात कर रहे थे और आपने बताया कि 5 में से 4 वादी अपने रुख पर कायम है, अपने वाद पर कायम है, लेकिन राखी सिंह याचिका वापस लेंगी, तो आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी साथ में और दी थी कि एक गुप्त बैठक होगी कैंट इलाके में। उस बैठक के बारे में जो हिंदू पक्ष के द्वारा होनी है, उस बारे में क्या अपडेट है ताजा आपके पास? सबसे पहले ये बताएं। राजन जी, इस पूरे वाद की अगर बात कर ले तो जितेंद्र सिंह बिसेन है और जितेंद्र सिंह बिसेन इस पूरे वाद में कहीं ना कहीं संरक्षक की भूमिका में है। जितेंद्र सिंह बिसेन भी नाराज चल रहे हैं और जितेंद्र सिंह बिसेन के साथ आपको बताएं कि राखी सिंह अभी दिल्ली में है और जितेंद्र सिंह बिसेन यहाँ पर है। उनको मनाने का भी प्रयास किया जा रहा है और कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। कैंट क्षेत्र में जो बैठक चल रही है, उस बैठक में जो अधिवक्तागण है वो भी मौजूद हैं, जो याचीगण है, जो वादीगण है, वो सभी मौजूद हैं और इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इनके बीच का रास्ता निकालने की बात कह रहे हैं। और जो प्रथम दृष्टया अभी तक जानकारी सामने आई है वो ये आई है कि कुछ गलतफहमियां थी जिसे लेकर इस तरह के निर्णय लेने की स्थिति बनी है। लेकिन अभी इसे निर्णय नहीं कहा जाएगा जब तक इस बैठक का फैसला नहीं हो जाता, जब तक इस बैठक के बाद की चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी कहना अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये भी कहना है, जो सूचनाएं हैं, जो बातें सामने आई हैं, उसमें एक वादी अब पीछे हटने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अभी थोड़ी और देर है। जब ये बैठक खत्म होगी तब ये निर्णय निकल कर आएगा कि आखिर जो वादी पक्ष के 5 वादियों में एक वादी जो है वो पीछे जाती हैं या नहीं जाती है। ये देखने वाली बात होगी राजेंद्र जी। अभी तक की जो स्थितियां आपको बताऊं कि कल जिस तरह से जी नीतीश, अपनी बात आगे बढ़ाइए। आप कल के संदर्भ में बात आगे बढ़ाइए। कल जिस तरह से ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी का राजेंद्र जी, कल जिस तरह से श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मामले में सर्वे टीम मंदिर परिसर में पहुंची, ज्ञानवापी परिसर में पहुंची, एक दिन पहले जिस तरह से मुस्लिमों का विरोध झेलना पड़ा, मुस्लिमों के विरोध के कारण कहा गया कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई और उसमें सबसे बड़ा कारण यह आया कि प्रशासनिक टीम ने सहयोग नहीं किया, पुलिस ने सहयोग नहीं किया, लिहाजा सर्वे नहीं हो पाया। दूसरे दिन बड़े जोश में थे। अगर बात करें तो वादी पक्ष के लोग बड़े जोश में थे कि आज किसी भी कीमत पर जो तहखाना है वहां हम जाएंगे, बैरिकेटिंग के भीतर हम जाएंगे और वहां पर सर्वे होगा। लेकिन जब टीम वापस चली आई और कल सर्वे पूरी तरह से बाधित हो गया और 9 तारीख यानी अब कल आने वाला जो कल है, उस दिन भी एक सुनवाई होनी है, उस दिन अपना पक्ष रखा जाना है। और ऐसी स्थिति में वादी पक्ष के 5 वादियों में से एक वादी का पीछे जाना निश्चित तौर पर नाराजगी को दर्शाता है, निराशा को दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि क्या वादी निराश होकर या नाराज होकर पीछे चली जाती हैं। क्या इसके पीछे कहीं कोई और भी वजह तो नहीं है? क्या 5 वादियों में समन्वय की स्थिति ठीक है या कुछ विचारों का मतभेद भी है? ये सारी बातें अभी देखने वाली बात होंगी। लेकिन अभी आपको बता दूं कि बैठक जारी है, कैंट क्षेत्र में ये बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद देखना ये होगा कि नतीजे
बयान के तौर पर क्या सामने आते हैं। राजेश, इस बैठक के बाद ही नीतीश शायद ही साफ हो पाएगा कि राखी सिंह वाकई आखिरी तौर पर निर्णय ले चुकी हैं, वो केस वापस लेंगी या सभी लोगों में एक सामंजस्य बन गया है और वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगी। ये तो इस बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन नीतीश, दो बातें आप कह रहे हैं कि उनके इस निर्णय के पीछे हो सकती हैं, एक निराशा, दूसरी नाराजगी। तो ये निराशा किस बात की, नाराजगी किस बात की? और एक बात और हमारे दर्शकों के सामने आप स्पष्ट कर दीजिए कि इनके वाद में क्या श्रृंगार गौरी मंदिर से संबंधित वाद है इनका, और ये कब दाखिल किया गया, इनके वकील कौन है, क्या स्टेटस है सारे पर? राजेंद्र जी, अगर पहली बात, जब ये वाद दाखिल हुआ है, वाद के बाद सुनवाई हुई है, सुनवाई के बाद जो भी प्रतिवादी पक्ष है वो हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से उसको मुंह की खानी पड़ी और फिर एक बार इस पर वकील कमिश्नर जो है वो मंदिर पक्ष में यानी ज्ञानवापी परिसर पक्ष में जाए, ये निर्णय लिया गया। उसके बाद जो कोर्ट कमीशन का गठन हुआ, कोर्ट कमिश्नर जब पहुंचे तो उस दौरान जब मंदिर परिसर में आपने वाद का जो जिक्र किया उसमें कहा गया कि श्रृंगार गौरी और श्रृंगार गौरी से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाए और इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। ऐसी स्थिति में जो वादी पक्ष था वो लगातार ये कह रहा था कि हमें जो बैरिकेटिंग है उसके भीतर जाने की परमिशन दी जाए। दूसरा, प्रतिवादी पक्ष ये कह रहा था कि पर्टिकुलर अगर बात करें तो खास तौर पे बैरिकेटिंग के भीतर जाने को लेकर कोई भी आदेश नहीं दिया गया था और यही पक्ष प्रशासनिक अमला भी रख रहा था कि आप श्रृंगार गौरी और उनसे जुड़े हुए तथ्यों का कमीशन तो कराएंगे, लेकिन इसके लिए आदेश लाइए कि आखिर जो बैरिकेटिंग है उसके भीतर आपको प्रवेश दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो वादी पक्ष था उसको ये लग रहा है कि हम कहीं ठगा तो महसूस नहीं कर रहे। सारा ऑर्डर था, फिर भी सारा ऑर्डर का मतलब मैं बता दूं राजेंद्र जी, जो अभी तक की चीज़ें प्रकाश में आई हैं वो ये है कि श्रृंगार गौरी और उनसे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं जिनका जिक्र कर रहा था वादी पक्ष लगातार कि उनसे जुड़ा हुआ कुंड है जो कि बैरिकेटिंग के भीतर यानी तहखानी में मौजूद है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या वहाँ की वीडियोग्राफी हो पाएगी, ये चीज़ें, लेकिन प्रशासन के सामने साफ तौर पे इनकी अपनी मजबूरी है। ये कह रहे हैं कि हमें एक लिखा आदेश लाइए ताकि हम आपको बैरिकेटिंग के भीतर प्रवेश दे सकें। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं वादी पक्ष को निराश कर रही थी। और 2 दिनों तक अगर कोई वादी पक्ष 2 दिनों तक इतने बड़े मामले में, इतने हाइप वाले मामले में पहुंचता है और अंदर जाकर सर्वे नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं आक्रोश भी है, नाराजगी भी है। नाराजगी उस प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ है जो इन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिला सकी। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या आगे जो 5 वादी हैं वो समन्वय स्थापित करके फिर से आगे आते हैं या एक वादी अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। राजेंद्र जी, थोड़ा और आप खबर पे नजर बना के रखें नीतीश, और इस संबंध में जो भी अपडेट होगी हम दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे, खासकर जो ये बैठक चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आगरा के ताजमहल के बंद कमरों को खोलने के लिए एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI को निर्देश दे कि वो ताजमहल के भीतर के 20 कमरों के दरवाजों को खोले, इस बात की जांच भी कराए कि कमरे के अंदर क्या है। भाजपा के अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी ने डॉक्टर रजनीश सिंह ने कोर्ट में यह याचिका दायर की है। एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह ने डॉक्टर रजनीश सिंह की ओर से यह याचिका कोर्ट में दायर की है। डॉक्टर रजनीश का कहना है कि ताजमहल के साथ एक पुराना विवाद जुड़ा हुआ है। तकरीबन 20 कमरे ताजमहल के भीतर बंद हैं और यहां किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है और उनकी मांग है कि इन कमरों को खोलने में कोई नुकसान नहीं है। ऐसा करके विवादों को विराम दिया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे कि इस बाबत एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि इन कमरों में रखी चीजों की जांच करे और देखे कि क्या यहां हिंदू धर्म से जुड़ी मूर्तियां या शास्त्र तो नहीं रखे हुए। यही याचिका है, कोर्ट से निर्देशित करने की मांग की जा रही है याचिका में कि ASI या दूसरे इतिहासकारों और जो विवेचक हैं उनकी टीम बनाई जाए और उनको जाने दिया जाए, ये 20 कमरे खुलवाए जाएं और इनके द्वारा ये पता लगाने दिया जाए कि असल में इन 20 कमरों में क्या है और क्यों इनको बंद रखा गया है। इसी को खोलने की मांग है बेसिकली इस याचिका में। और कहा गया है कोर्ट से, लखनऊ जो बेंच है हाई कोर्ट की उसकी डिवीजन बेंच से कहा गया है कि आप निर्देशित करें कि इस जो 20 कमरे बंद पड़े हैं इनको खोला जाए। और अब खबर कानपुर से है। वहां पर सपा नेता को इंतजार करना पुलिस कमिश्नर के PRO को भारी पड़ गया है। दरअसल शासन के निर्देश है कि प्रत्येक माह
पुलिस कमिश्नर शहर के सभी जनप्रतिनिधियों से मिलकर शहर की समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। इसी के चलते सपा विधायक इरफान सोलंकी निर्धारित समय से वहां पर पहुंचे और इस पर जब उन्हें पीआरओ ने रोका तो वो भड़क गए। उन्होंने जनप्रतिनिधि होने की गरिमा का पाठ पढ़ा दिया। महज 15 मिनट इंतजार कराने पर भड़के सपा विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी। सपा विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी ने जमकर हंगामा काटा। पुलिस कमिश्नर के पीआरओ पर जमकर भड़के दोनों ही सपा विधायक। कौन सा प्रोटोकॉल हमसे बड़ा था? दिए समय को मतलब होता है। माना जी स्पोर्ट पर्सन उनको उन्होंने दावत दी है कि आना आप यहाँ। यार साहब गलत बयानी कर दी आपने। हम लोग मरवाओ डंडा दौड़ का करो। कौन सा प्रोटोकॉल हमसे बड़ा था? दिए समय को मतलब होता है। माना जी स्पोर्ट पर्सन उनको उन्होंने दावत दी है कि आना आप यहाँ। यार साहब गलत बयानी कर दी आपने। हम लोग मरवाओ डंडा दौड़ का करो। कौन सा प्रोटोकॉल हमसे बड़ा था? दिए समय को मतलब होता है। माना जी स्पोर्ट पर्सन उनको उन्होंने दावत दी है कि आना आप यहाँ। यार साहब गलत बयानी कर दी आपने। तो देखा आपने पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में क्या हुआ और इन दो विधायकों ने क्या कहा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज सीएम योगी के बुंदेलखंड दौरे का दूसरा दिन है। आज झांसी में सीएम जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया, उसकी जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और बाद में वो गौ सेवा करते भी दिखाई दिए। 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर बुंदेलखंड दौरे की कार्य योजना देखते हुए आप देख सकते हैं उनको। विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए तस्वीरें हैं। कार्य प्रगति की जानकारी ली, अधिकारियों के साथ बैठक की और गौ सेवा भी की मुख्यमंत्री ने। 5 तस्वीरें। और झांसी के बाद सीएम ललितपुर पहुंचे थे। वहां पर विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया। तस्वीरें देख लीजिए आप। ललितपुर में जो कार्य हुए हैं और हो रहे हैं विकास के, उसका निरीक्षण करते आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री को। मेडिकल कॉलेज का भी उन्होंने निरीक्षण किया आज और वो तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। ललितपुर में आज मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है उनकी 2 बड़ी तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। मार्ग का प्रशस्त करने का कार्य वर्तमान में भारत के अंदर हो रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को मिल रहा है। हर एक को सुरक्षा मिल रही है। हर एक को हर प्रकार की सुविधा बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। ललितपुर की तस्वीरें आपने देखी और आपको बताएं कि सीएम योगी आज सुबह मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे और वहां पर उन्होंने मां पीतांबरा की भक्ति की। सुबह मंदिर पहुंचकर उन्होंने मां की पूजा अर्चना की। परिसर में मौजूद अन्य मंदिरों में भी वो पूजा करते दिखाई दिए। पूजा के बाद माला पहनाकर पुजारी ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया। मां पीतांबरा शक्तिपीठ है, वहां पर देखिए कैसे दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री सुबह सुबह दतिया में मध्य प्रदेश में। कैसे पूजा अर्चना की, विधिवत पूजा अर्चना की। इससे पहले भी वो जा चुके हैं वहां पर। जब पूजा कर ली मुख्यमंत्री ने तो फिर पूजा के बाद माला पहनाई गई और सम्मान किया गया। शिव की पूजा भी की पीतांबरा पीठ में मुख्यमंत्री ने और मां पीतांबरा की पूजा तो की। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। अपना दल कमेरावादी के महासचिव पंकज पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, पंकज पटेल निरंजन ने अपने पद से, पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। किसी मतभेद के चलते पंकज पटेल ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर, अपना दल कमेरावादी, अपना दल के 2 गुट, अपना दल कमेरावादी, अपना दल एस, तो अपना दल कमेरावादी के पंकज पटेल निरंजन ने इस्तीफा दिया है। महासचिव हैं अपना दल कमेरावादी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मतभेद इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। उनके इस्तीफे के पीछे पंकज पटेल निरंजन ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मतभेद कारण इसके पीछे बताया जा रहा है। अब क्या मतभेद है, क्या नाराजगी है, इसकी पड़ताल हम लोग कर रहे हैं और जानकारी जुटाने का प्रयास। लेकिन खबर यह कि अपना दल कमेरावादी के महासचिव पंकज पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर। पंकज पटेल निरंजन
महासचिव थे इस इस्तीफे के पहले अपना दल कबीराबादी के, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। इस्तीफा दे दिया उन्होंने अपने पद से और पार्टी से, और कारण इसके पीछे बताया जा रहा है, जो अमूमन होता है राजनीतिक हलकों में। कारण नाराजगी, मतभेद, और इसी के चलते पंकज पटेल का इस्तीफा सामने आ रहा है। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर है। अनुभव, क्या नाराजगी है, क्या मतभेद है पंकज पटेल के? देखिए, शायद पार्टी में कुछ नाराजगी है, कुछ पंकज पटेल जो कह रहे हैं वो पार्टी में लागू नहीं हो पा रहा है, या फिर जिन लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि उनको कोई पद दिया जाए उस पर कोई बात नहीं हो पा रही है। क्योंकि कभी नाराज होकर पंकज ने इस्तीफा दिया है और अपने घर कमेरावादी लेके जो कृष्णा पटेल गुट है, जिसमें पल्लवी पटेल एकमात्र हम कहें तो विधायक हैं वो, और सिराथू से जीती चुनाव, तो ऐसे में पंकज का इस्तीफा देना चुनाव के बाद, जब सारी चीजें सही हैं, बीच में ये लग रहा था कि वो शायद गठबंधन में न जाकर अकेले चुनाव लड़ें, तब भी थोड़ी दिक्कत थी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर, तब भी अलग अलग मत थे, पर चुनाव भी हुआ, नतीजे भी आए, और अब उसके बाद अगर पंकज पटेल पद से इस्तीफा देते हैं, पार्टी से इस्तीफा देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं मतभेद होगा, हो सकता है उनके और कृष्णा पटेल के बीच कुछ मतभेद तो हुए हों। जी, बहुत धन्यवाद आपका। संभावना कृष्णा पटेल और पंकज पटेल के बीच में मतभेद की, और इसी के चलते इस्तीफा दिया है, ये खबर आ रही है। पंकज पटेल निरंजन महासचिव हैं अपना दल कमेरावादी के, इस्तीफा देने की खबर। अनुभव शुक्ला भी हमें अपडेट कर रहे थे इस खबर पर। बड़ी खबर, पंकज पटेल निरंजन महासचिव अपना दल कबीराबादी, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। मतभेद और नाराजगी कारण बताया जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई। गोंडा में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ कर दिया है कि अयोध्या में अगर राज ठाकरे आस्था और दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर वो राजनीति के लिए आते हैं तो जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे, उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद ने कहा कि राज ठाकरे का पाला हमसे पड़ा है, अब वो जान जाएंगे कि गुंडागर्दी क्या होती है। राज ठाकरे को अयोध्या नहीं आने देने के लिए भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने योजना बैठक के नाम से मुहिम शुरू कर दी। इसके तहत पहला कार्यक्रम गोंडा में आयोजित हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह ने लोगों को शपथ दिलाई कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाले राज ठाकरे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगते तो 5 जून को सड़क पर उतरकर उन्हें अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं देंगे। अयोध्या आना चाहते हो, आओ। अयोध्या सबकी है, आपकी है, लेकिन आप अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, आप राजनीति करने आ रहे हैं, राजनीति करने आ रहे हैं। और यदि आपको राजनीति करना है तो पहले आप केवल एक शब्द बोल दो कि आज तक मेरे द्वारा जो उत्तर भारतीयों का अपमान किया गया है उसके लिए हम माफी मांगते हैं, और आगे हम उत्तर भारत और मराठा मांस के नाम पर भेद नहीं करेंगे। एक तो जो पिछली गलती है उसकी माफी मांगो और आगे वचन दे दो कि हम गलती नहीं करेंगे। अगर ये नहीं कर सकते हो, अगर ये नहीं कर सकते हो तो उत्तर प्रदेश में तुमको पैर नहीं रखने दिया जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, देवर देवरिया से है। वहां के सरकारी महिला डिग्री कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल पर लड़कियों को अपने आवास पर ले जाने का वीडियो वायरल हो गया है। इसके बाद प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। प्रिंसिपल पर आरोप है कि कॉलेज की लड़कियों को अपने आवास पर ले जाकर उनके साथ छेड़खानी करते थे। देवरिया दौरे पर पहुंचे माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के सामने जब मामला आया तो उन्होंने 4 सदस्यीय टीम गठित कर जांच करने के निर्देश दिए। इस बीच पुलिस ने देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया है। राखी भारती को नया प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी बैठे हैं, उन्होंने 4 लोगों की कमेटी बनाई है जिसमें आपके जिला विकलांग कल्याण अधिकारी हैं,
और आप खुद में भी हैं, मजिस्ट्रेट भी हैं, सीओ भी हैं और एडीआई वैसे। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी तुरंत मुकदमा भी दर्ज होगा, वो बंद भी होगा, उसे सजा भी होगी। इधर फिरोजाबाद में गश्त पर पहुंची पुलिस की धक्का मुक्की से एक महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया है। मामला थाना पचोखरा इलाके के इमलिया गांव का है, जहां पर कल देर रात पुलिस गश्त करने पहुंची थी। यहां पर पुलिस फौरन सिंह नाम के व्यक्ति के घर पहुंची थी। इसके परिवार के 4 लोग कल ही जेल से छूटकर घर पहुंचे थे और इस दौरान परिवार की महिला से पुलिस ने पूछताछ शुरू की और मामला बहस के बाद धक्का मुक्की में तब्दील हो गया। इस दौरान धक्का लगने से महिला गिर पड़ी और इसके बाद पुलिस महिला को सरकारी ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंची, लेकिन महिला की जान चली गई थी। महिला की मौत की खबर के बाद बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हो गए। सर मैं सो रही थी अपनी माँ के पास, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने हमको जगाया। तो उन्होंने ना पहले मेरे भाइयों के बारे में पूछी थी कि तुम्हारे भाई कहाँ है, माँ से पूछ रहे थे। तो मेरी माँ ने ये बोला सर वो यहाँ पर है नहीं है। फिर वो चले गए। फिर उन्होंने मेरी माँ का गला पकड़ा था, फिर गला पकड़ा हुआ उनको झपट हो रहा था, उनको ज़मीन पर गिरा दिया था। फिर मेरी माँ बेहोश हो गई। फिर हमने इन लोगों के पास फ़ोन किया, दूसरे फ़ोन से 100 नंबर गाड़ी पे फ़ोन किया था। फिर वो आए थे, उनको लेके मेरी माँ को लेके चले आए थे। कह रहे थे अभी इनको जाना है, वो लेके चले आए। लगभग रात के 12:45 पे 112 पर सूचना आई कि जहाँ पर तस्दीक किया गया वहाँ पर एक महिला की जो है मृत्यु हुई है और उसमें आरोप लगाया कि पुलिस वालों की वजह से मृत्यु हुई है। तो उसको देखते हुए इमीडिएटली जो है उसमें शव को मोर्चरी भेजा गया और यहाँ पर पुलिस जो डॉक्टर हैं उनके 3 डॉक्टरों के पैनल व वीडियोग्राफी के साथ में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वह इसमें जो परिवारजन है उनसे बात करी गई है, उनसे तहरीर ली जा रही है व इसमें जो अग्रिम विधि कार्रवाई है उसको किया जाएगा।